सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं कृषि आय के प्रकार काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इसके बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कृषि आय क्या होती है, किसको अपन कृषि आय मानते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। आज अपन कृषि आय के प्रकार यानी कि किन किन साधनों से अपन जो आय प्राप्त होती है और वो कृषि आय होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं भूमि से प्राप्त किराया। यदि कोई व्यक्ति या भूमि का मालिक स्वयं कृषि न करके कृषि करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है और उस अन्य व्यक्ति से उस भूमि मालिक को कोई किराया प्राप्त होता है, वह उस भूमि से प्राप्त आय कहलाएगी और उस भूमि मालिक के लिए वह प्राप्त किराया कृषि आय कहलाएगी। अब वो कृषि जो प्राप्त किराया है वो राशि में भी हो सकता है और वस्तु के रूप में भी हो सकता है, दोनों ही रूप में हो सकते हैं। राशि भी उसको किराए के रूप में मिल सकती है और कोई फसल यदि वो फसल का हिस्सा वो किराए के रूप में लेता है तो वो भी उसके ले सकता है और वो किराया कृषि आय कहलाएगी। यानी कि जो प्राप्त राशि या प्राप्त फसल है वो दोनों के दोनों वो उसका प्राप्त किराया कहलाएगा और उस भूमि मालिक के लिए वह कृषि आय कहलाएगी। सेकंड पॉइंट है भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय। भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय, कृषि करने का तात्पर्य यहाँ पर भूमि को जोतने, उसमें पानी देने और बीज बोने तक सीमित है, वो कृषि कार्य कहलाता है। यहाँ ये जरूरी है कृषि करना। कृषि करने में ये तीन शब्द अनिवार्य है, भूमि को जोतना, भूमि में पानी देना और भूमि में बीज डालना। ये तीन जो कार्य है वो कृषि करना कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो उस भूमि पर कृषि करने से यदि उसको कोई आय प्राप्त हो रही है, चाहे वह भूमि का मालिक हो, चाहे वो किराएदार के रूप में कोई व्यक्ति उस पर कृषि कर रहा हो, या भूमि को किसी को गिरवी रखी गई है तो वो गिरवी रखने वाला यदि उस भूमि पर कृषि कर रहा है तो उससे कोई आय प्राप्त हो रही है तो वो उसके लिए कृषि आय कहलाएगी। तीनों ही व्यक्ति के लिए, चाहे भूमि का मालिक भूमि कृषि कर रहा है उसके लिए भी कृषि आय कहलाएगी, या कोई किराएदार है जिसने भूमि को किराए पे ले रखा है और वो कृषि कर रहा है तो उससे जो उसको आय हो रही है वो भी कृषि आय कहलाएगी। और यदि गिरवी रखने वाला व्यक्ति उस भूमि पर कृषि कर रहा है और उससे उसको कोई आय प्राप्त हो रही है तो वो भी कृषि आय कहलाएगी। थर्ड पॉइंट है आपका स्वयं की उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय। यानी कि जो व्यक्ति भूमि पर कृषि करता है, जो व्यक्ति भूमि पर कृषि करता है और कृषि करने से जो उपज उसको प्राप्त होती है उसको मार्केट में विक्रय करने योग्य बनाने के लिए जो अन्य क्रियाएं करता है, उस अन्य क्रियाओं से जो आय उसको प्राप्त होती है वह आय कृषि आय कहलाएगी। अन्य क्रियाओं से यहाँ पर यह तात्पर्य है कि उन क्रियाओं को करने से उस उत्पाद या उसकी फसल में विक्रय मूल्य में वृद्धि होती है और उस वृद्धि होने से उसको जो लाभ होता है वो कृषि आय कहलाएगा। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि वो अन्य जो क्रियाएं हैं तभी आवश्यक है जब उसको मूल स्वरूप में उस फसल को बेचा जाना मार्केट में संभव नहीं होता है। यानी कि जिस मूल स्वरूप में हमें उपज प्राप्त होती है उसको उसी स्वरूप में मार्केट में अपन बेच नहीं सकते, उनमें उन क्रियाओं को करके ही अपन उनको मार्केट में बेच सकते हैं, तो वो विक्रय योग्य अन्य क्रियाएं कहलाती हैं। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि उन अन्य क्रियाओं से उस मूल फसल के स्वरूप
उसको करे बिना, उन क्रियाओं को करे बिना मार्केट में उस फसल को नहीं बेच सकते, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि उससे उस मूल फसल के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी हम वो अन्य क्रियाओं से जो प्राप्त आय है वो कृषि आय कहलाएगी। यदि उसके मूल स्वरूप में, फसल के मूल स्वरूप में उन क्रियाओं के करने से कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो कृषि आय नहीं कहलाएगी। जैसे अपन सरसों की फसल होती है, सरसों की फसल को अपन मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है। सरसों में अन्य क्रियाएं करना जरूरी नहीं होता है, अपन उसको मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन सरसों को मार्केट में बेचने के बाद किसी अन्य व्यक्ति ने उसको खरीद कर उसका तेल निकाला है, ठीक है, तो वो कृषि आय नहीं कहलाएगी, क्योंकि सरसों को अपन मार्केट में उसके एज इट इज स्वरूप में बेच सकते हैं। लेकिन अब आप यह देखिएगा, सरसों के अलावा जूट जो होता है, जूट का जो पौधा होता है, उसको मार्केट में अपन एज इट इज नहीं बेच सकते। जूट में अपने को पहले रेशा निकालना होगा, उसकी सफाई करनी होगी, तभी अपन जूट को मार्केट में बेच सकते हैं। तो जो जूट के लिए जो अपन रेशा निकालने वाली और सफाई करने वाली जो क्रिया है वो अन्य क्रियाओं में शामिल होती है। उन क्रियाओं के बिना अपन जूट को मार्केट में नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर जूट के लिए वो अन्य क्रियाएं करने से जो उसके जूट के विक्रय मूल्य में जो वृद्धि होती है वो भी कृषि आय कहलाएगी। लेकिन सरसों को अपन उसके मूल स्वरूप में बेच सकते हैं बिना उसके अतिरिक्त क्रियाएं करें तो, और बेचने के बाद यदि कोई थर्ड व्यक्ति उसमें से तेल निकालता है तो वो उसका कृषि आय नहीं कहलाएगी। लेकिन जूट के लिए अपने को जो अन्य क्रियाएं करके उसको जूट को विक्रय योग्य बना रहे हैं तो वो अपनी कृषि आय कहलाएगी। इसी प्रकार से जूट के अलावा कॉफी है, तंबाकू है, उनको भी जिस रूप में अपने को प्राप्त होता है अपन उसी रूप में मार्केट में नहीं बेच सकते। उनमें उनको अलग क्रियाएं करके या सफाई करके अपन मार्केट में बेचते हैं। इसलिए जूट, कॉफी, तंबाकू इत्यादि पे अन्य क्रियाएं करके, उन अन्य क्रियाओं करने से उसके जो विक्रय मूल्य में वृद्धि होती है और वो उस वृद्धि से जो आय प्राप्त होती है वो कृषि आय कहलाएगी। लेकिन सरसों के रूप में कपास से बिनौले अलग करना, ये दोनों कृषि आय नहीं कहलाएगी, ये दोनों अलग इनकम कहलाएगी। फोर्थ पॉइंट है आपका, कृषक द्वारा कृषि उपज के विक्रय से प्राप्त आय। जो व्यक्ति या जो किसान स्वयं खेती करके फसल को उत्पन्न करता है, उस फसल को यदि वह अपनी स्वयं की दुकान खोल करके और ऊंचे दामों में यदि वो फसल को बेचता है और उससे उसको कोई आय प्राप्त होती है तो वह भी कृषि आय कहलाएगी। इसमें इस पॉइंट में मैं ये और बताना चाहूंगा, यदि कोई भूमि का मालिक है, उसने अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दी है, जो व्यक्ति वास्तव में उस पर कृषि करता है, क्लियर है। भूमि का मालिक जो खुद भूमि पर कृषि न करके किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देता है भूमि, और वह अन्य व्यक्ति उस भूमि पर कृषि करता है और वह अन्य व्यक्ति कृषि करने के बदले में उस भूमि मालिक को कुछ किराया या कुछ लगान देता है, तो वह किराया या लगान उस भूमि मालिक के लिए कृषि आय कहलाएगी। और वह उस लगान या किराए के रूप में यदि कोई फसल प्राप्त करता है, वह भूमि मालिक अपनी स्वयं की दुकान पर भी वह उस फसल को बेच सकता है और उस दुकान पर फसल बेचने से जो आय प्राप्त होगी वह भी कृषि आय कहलाएगी। फिफ्थ पॉइंट है, कृषि के काम आने वाले मकान से आय। कई बार क्या होता है, जिस भूमि पर कृषि की जाती है उस भूमि के ऊपर या उस भूमि के साथ लगे हुए कुछ आवासीय मकान, एक दो कमरे बने हुए होते हैं, जिसमें कृषक जो कृषि करने वाला है वह अपने परिवार के साथ रहता है, या उस मकान को उस
भूमि पर उत्पन्न होने वाली फसल के संग्रहण के लिए भंडार गृह के रूप में काम में लिया जाता है और उससे यदि कोई आय प्राप्त होती है भूमि मालिक को तो वह भी कृषि आय कहलाएगी। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अपन जब आगे बढ़ेंगे तब आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। यहाँ पर वो कंडीशंस लागू होती हैं कि भूमि पर काम आने वाले मकान से जो आय होती है उसमें जो कंडीशंस हैं वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे मैं आपको उसके साथ साथ बताता जाऊंगा। तो ये इस तरह से कृषि आय के ये 5 प्रकार हैं जिनसे अपन ये कह सकते हैं कि यह कृषि आय है और उस संबंधित भूमि मालिक के उसके कृषि आय में सम्मिलित की जाएगी। और जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, कृषि आय पर भारत सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कोई टैक्स नहीं लगता है। साथियों, आज के इस वीडियो में आज इतना ही। आगे के वीडियो में इससे आगे अपन जब पढ़ेंगे आगे आपकी चर्चा करेंगे।